तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिएक्ट जेएस के अंदर हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका क्या नाम है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जिसमें से हमने बूटस्ट्रैप के अंदर नैव बार किस तरह से बनाते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उससे पहले कार्ड्स किस तरह से बनाते हैं, बटन्स वगैरह, अलर्ट्स वगैरह किस तरह से बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और ग्रिड सिस्टम को भी देखा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर और एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रिएटिंग कैरोजल यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि कैरोजल अक्सर हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 80 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये जो कैरोजल एक टर्म है, ये किसकी टर्म है? ये बूटस्ट्रैप की टर्म है। और कैरोजल का मतलब क्या होता है? कैरोजल का मतलब होता है इमेज स्लाइडर। मतलब आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स के अंदर स्लाइडर शो हो रहा होता है, इमेजेस का स्लाइडर शो हो रहा होता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स होते हैं। मतलब आप उसे आगे पीछे भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हो, और वो कैरोजल खुद भी अपनी इमेजेस को चेंज करता रहता है, इमेज स्लाइडर चेंज करता रहता है। तो ये कैरोजल हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज करके अपनी रिएक्ट ऐप में किस तरह से बनाएंगे, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हम कवर करने वाले इस लेक्चर के अंदर, उसकी बात करते हैं। आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थिंग्स टू कवर। ठीक है भाई, देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे आज कैरोजल की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी के अंदर एक कंपोनेंट है, एक बिल्ट इन कंपोनेंट है जिसका क्या नाम है कैरोजल। इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करेंगे अपनी रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में से और इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर और मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और ये देखो ये हमारे पास वही न्यू ऐप मौजूद है जिसके अंदर हम सारा काम करें। तो यहाँ पे अब मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एसआरसी के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाता हूँ और इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ माई कैरोजल। ठीक है, माई कैरोजल डॉट JS में यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ और ये हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करते हैं RFCE लिख के मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो आपको नजर आ रहा होगा ये फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तो भाई देखो, ये जो मैं कैरोसेल बनाऊंगा वो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है, मतलब कंटेनर, रोज एंड कॉलम्स, उसको यूज करके यहाँ पे बनाऊंगा। मतलब रोज के अंदर मैं बनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिएक्ट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने कंटेनर को यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर किया तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी में से इसने हमें कंटेनर को इंपोर्ट करके दे दिया। और अब कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा रो। ठीक है, तो देखो रो को यहाँ पे मैंने पेयर टैग बना लिया और देखो रो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया टॉप पे। और फिर रो के अंदर मुझे कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल यूज करता हूँ। ठीक है, ये देखो आपको लिस्ट में नजर आ रहा होगा, यहाँ से आके मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसका पेयर टैग बनाता हूँ। तो जैसे आप कॉल को सिलेक्ट करोगे देखो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा हमारी रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से। तो भाई देखो मैंने क्या किया, मैंने कंटेनर बनाया, मतलब एक बॉक्स बनाया और उसके अंदर पहली रो में बना रहा हूँ और ये देखो ये मैंने लिया है कॉल। और देखो इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई मुझे 4 कॉलम्स चाहिए, 6 कॉलम्स चाहिए या 8 कॉलम्स चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे 12 कॉलम्स यूज करने हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना कैरोजल बनाऊंगा। ठीक है, तो कैरोजल के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कैरोजल का जो हमारे पास ये रूट कंपोनेंट है इसको आपने यूज करना है। ठीक है, तो देखो ये कैरोजल आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आगे आ जाओ। ठीक है, देखो कैरोजल के बाद है कैरोजल आइटम। मतलब हम यहाँ पे अब कैरोजल आइटम बनाएंगे और हर एक कैरोजल आइटम के अंदर एक इमेज होगी, क्योंकि भाई आपको पता है हमारे पास इमेज स्लाइडर क्या होता है। इमेज स्लाइडर हमारे पास सेवरल इमेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो वो इमेजेस मैं कहां पे इंसर्ट करूंगा, कैरोजल आइटम के अंदर इंसर्ट करूंगा। इसका मतलब अगर मेरे पास 3 इमेजेस मुझे अपनी इमेज स्लाइडर के अंदर डालनी है तो मुझे कितने कैरोजल आइटम्स बनाने पड़ेंगे, 3 कैरोजल आइटम बनाने पड़ेंगे और हर एक कैरोजल आइटम के अंदर मुझे एक इमेज को रखना है। तो ये काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो सबसे पहले कैरोजल के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कैरोजल। ठीक है, और डॉट लगा के मैं यहाँ पे कहूंगा आइटम। ठीक है, आइटम आ गया और इसका मैं पेयर टैग बना लूंगा। और अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है इमेज। ठीक है, इमेज यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो भाई देखो मैं आपको इमेजेस बता देता हूँ मैं कहाँ से लूंगा। भाई देखो हमारे पास ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको पता है ना, यहाँ पे देखो पब्लिक की एक डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर इमेजेस की एक डायरेक्टरी है। तो भाई यहाँ पे देखो पहले से कुछ इमेजेस मौजूद हैं, लेकिन मैं इन इमेजेस को यूज नहीं करूंगा अपने कैरोजल के अंदर। मैंने कोई दूसरी इमेजेस यहाँ पे रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो ये आपको इसका पाथ नजर आ रहा होगा। देखो जो हमारी न्यू ऐप है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं उसके अंदर पब्लिक के अंदर यहाँ पे देखो इमेजेस का फोल्डर है और इमेजेस के अंदर देखो यहाँ पे मैंने ये 5 इमेजेस यहाँ पे इंसर्ट की हैं।
ये इमेजेस वो हैं जो मैं अपने कैरोजल के अंदर अभी यूज करके आपको दिखाऊंगा। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो आपने भी इसी तरह से कॉपी करना है, मतलब जो भी आपकी रिएक्ट ऐप का नाम है आपने उसके अंदर जाना है, उसके अंदर पब्लिक का फोल्डर होगा, उसके अंदर इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है, और जो भी आपकी कैरोजल की इमेजेस हैं वो आपने यहाँ पे इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देनी है। लेकिन भाई देखो एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, देखो कैरोजल के अंदर जो भी आप इमेजेस ऐड करना चाह रहे हो ना, उन सब की हाइट और विड्थ आपने हमेशा सेम रखनी होती है। जिस तरह मैं कहता हूं कि भाई मुझे ये 3 इमेजेस यूज करनी है, तो अगर इन तीनों इमेजेस का मैं आपको हाइट और विड्थ दिखाऊं, ठीक है, देखो पिक 1 के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूं, पेंट में मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेंट में मैंने इसको ओपन किया, और अब देखो अब यहाँ पे आप चले जाओ रीसाइज में, ठीक है, रीसाइज के ऊपर आप क्लिक करो, और देखो यहाँ पे आपको पिक्सल्स नजर आ रहे हैं, पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो हॉरिजॉन्टल 1078 ये इसकी विड्थ है, और 350 ये इसकी हाइट है। मतलब देखो हाइट और विड्थ आपके हिसाब से आपने एडजस्ट करनी है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी हाइट और विड्थ क्या सेट करना चाह रहे हो। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आप हाइट विड्थ एक इमेज का सेट रखोगे ना, बाकी इमेजेस का भी आपने वही हाइट और विड्थ सेट करना है। और देखो जब आप हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर रहे होगे ना, तो आप इसके ऊपर से चेक हटा देना, ताकि ये जो इसका मेंटेनेंस होता है, मतलब जो एक्सपेक्ट रेशियो इसका मेंटेन रखता है वो ना हो, ठीक है। तो देखो मेरी सारी इमेजेस की हाइट और विड्थ यही है। अगर मैं आपको दूसरी इमेज भी दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो पिक 2 है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद पेंट में जाते हैं, तो इसका भी मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। देखो रीसाइज में जाते हैं, पिक्सल्स में जाते हैं, तो देखो विड्थ क्या है 1078 और हाइट क्या है 350, और ये पिक्सल्स में मतलब px में याद रखना। तो मतलब अगर आपको हाइट और विड्थ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद आपने इसके ऊपर चेक लाजमी हटाना है, मतलब पहले चेक हटाओगे फिर चेंज करोगे और फिर ओके करके अपनी इस इमेज को यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक हो गया। तो ये इमेजेस मेरे पास पहले से सेव हुई हुई हैं और इनको मैंने कॉपी भी कर लिया है। और देखो अब मैं इसको यूज करता हूँ अपने कैरोजल आइटम के अंदर। ये जो मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है ना IMG, इसके अंदर मैं यहाँ पे SRC ओपन करता हूँ, और SRC के अंदर देखो मैं पाथ किस तरह से दूंगा। देखो पब्लिक के अंदर इमेजेस है ना, तो डायरेक्ट मैं इमेजेस के फोल्डर का नाम देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पिक वन और इसकी एक्सटेंशन क्या है .jpg। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसका पाथ यहाँ पे दे दिया। तो भाई देखो मैंने क्या कहा था, मुझे 3 इमेजेस चाहिए, तो देखो मैं यहाँ से इसी कैरोजल आइटम को कॉपी करता हूँ, कैरोजल के अंदर पेस्ट करता हूँ, ये दूसरी दफा आ गया, दोबारा पेस्ट करता हूँ, ये तीसरी दफा आ गया, और यहाँ पे जस्ट मैं इमेजेस के SRC यूज कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे पिक 2 हो गया, और नीचे आ जाओ देखो यहाँ पे पिक 3 हो गया, ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं, और अब इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ नीचे देखो टर्मिनल में मैंने पहले से इसको npm स्टार्ट किया हुआ है। तो भाई देखो npm स्टार्ट करने के बाद देखो ये जो हमारी माई कैरोजल वाला कंपोनेंट है, इसको पहले अपनी app.js में यहाँ पे मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, माई नैप बार को, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, माई कैरोजल, ठीक है। देखो ये कंपोनेंट नजर आ रहा है, इसको यहाँ पे किस तरह से ऐड करते हैं, और देखो जैसे मैंने सिलेक्ट करके इसको ऐड किया तो यहाँ पे देखो आपको इसका इंपोर्ट भी नजर आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, देखो ये हमारा है इमेज स्लाइडर, और देखो यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट के बटन भी नजर आ रहे होंगे, देखो नीचे भी आपको 3 बटन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। और देखो एक बात याद रखना, आप यहाँ से भी नेक्स्ट और लेफ्ट कर सकते हो, वरना ये ऑटोमेटिक भी आपके पास रोटेट करते हैं। देखो मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, और अब आप इसका रिजल्ट देखना, ये देखो ये ऑटोमेटिक भी आपके पास क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट से प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, प्रीवियस से नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, चलते रहेंगे। वरना आप यहाँ पे देखो इन कंट्रोल्स को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं राइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहे हैं, और मैं पीछे देखो लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो ये पीछे जाएंगे। और ये देखो ये जो 3 बटन है आप इनके ऊपर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इनके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये उसी हिसाब से मूव होंगे। और भाई देखो एक बात आपने याद रखनी है, ठीक है, जब हमने बूटस्ट्रैप पढ़ी थी तो आपको एक चीज याद होगी कि ये जो राइट और लेफ्ट वाले बटन हैं ये हमें खुद से बनाने पड़ते थे, और ये जो नीचे आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं ना, ये हर एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब टोटल 3 इमेजेस हैं, तो देखो यहाँ पे 3 बटन हैं, अगर 5 इमेजेस होंगी तो 5 बटन आ जाएंगे, और इसके ऊपर भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पे नेविगेट हो सकते हो। तो एक बात याद रखना, देखो मैंने ये राइट और लेफ्ट बटन बनाने के लिए और जो नीचे 3 बटन नजर आ रहे हैं इनके लिए मैंने कोई भी कोड नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने प्लेन बूटस्ट्रैप पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपको पता है कि हमें राइट और लेफ्ट बटन बनाने के लिए और ये वाले बटन बनाने के लिए खुद से क्लासेस और खुद से कोड लिखना पड़ता था। लेकिन देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने जस्ट क्या किया, मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ आइटम्स बताए हैं, मतलब आइटम बताए कैरोजल आइटम, और उसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस मुझे चाहिए मैंने सिर्फ वो बताया, मतलब और कोई भी एक्स्ट्रा चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। फिर आगे आ जाओ, तो देखो कैरोजल आइटम मैंने यहाँ पे बना ली। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि आपको जितनी इमेजेस चाहिए ना
उतने आपने कैरोजल आइटम यूज करने हैं। मतलब अगर आपको 5 इमेजेस चाहिए तो आपको 5 दफा ये कैरोजल आइटम का पेयर टैग बनाना है। मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस यूज किए, इसलिए मैंने 3 दफा यहाँ पे कैरोजल आइटम को यूज किया है। ठीक है, फिर आ जाओ। अब देखो कैरोजल कैप्शन। भाई अभी आप एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्लाइडर चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर इमेज के अंदर कोई कैप्शन नहीं है। मतलब मैं चाह रहा हूँ ये जो बटन आपको नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर हर इमेज का कोई ना कोई कैप्शन शो होना चाहिए, कोई ना कोई टेक्स्ट शो होना चाहिए कि भाई वो इमेज किससे रिलेटेड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा किसका, कैरोजल कैप्शन का। किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो आपको ये पहला कैरोजल आइटम नजर आ रहा है, इसके अंदर ये पहली इमेज है। तो देखो मुझे यहाँ पे पहले कैरोजल आइटम को कैप्शन देना है। तो देखो इसी इमेज के बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैरोजल। ठीक है, कैरोजल यहाँ पे हम लिखते हैं और कैरोजल के बाद यहाँ पे डॉट लगा के मैं यूज करूंगा कैप्शन। ठीक है, देखो कैप्शन, और इसका भी मैं यहाँ पे पेयर टैग बना लूंगा। और भाई देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले यूज करता हूँ H3, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ, फर्स्ट इमेज। ठीक है, फर्स्ट इमेज यहाँ पे क्या दिया, और इसके नीचे ना एक मैं पैराग्राफ भी बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट इमेज। ठीक हो गया, मतलब जस्ट ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूं। तो अब देखो अभी जो कैरोजल कैप्शन है ये मुझे हर इमेज पे चाहिए। तो ये जो कैरोजल कैप्शन है इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और अब देखो ये जो हमारा दूसरा कैरोजल आइटम है इसकी जो पिक 2 है उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूं, और यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या देता हूँ, सेकेंड इमेज, और यहाँ पे भी मैं इसको क्या देता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड इमेज। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। अब जो थर्ड कैरोजल आइटम है इसकी इमेज के बाद मैं इसको दोबारा यहाँ पे कैरोजल कैप्शन को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, थर्ड इमेज। थर्ड इमेज यहाँ पे सेट कर देते हैं नाम, और यहाँ पे भी मैं क्या देता हूँ, थर्ड इमेज। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट इमेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट इमेज। मतलब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करो कि हर इमेज का आपको यहाँ पे देखो कैप्शन शो हो रहा है, और कैप्शन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो टाइटल हो गया और एक उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन हो गई। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, कैप्शन को सेट कर सकते हो अपने कैरोजल के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कैरोजल इनसाइड कंटेनर फ्लूड। भाई देखो अभी ये जो मैंने कैरोजल बनाया है ना, ये मैंने कहां बनाया है, कंटेनर के अंदर बनाया, आपको नजर आ रहा होगा। और कंटेनर के बारे में आपको पता है कि कंटेनर के अंदर जो भी आप चीजें रखते हो उसके अंदर आपको लेफ्ट और राइट साइड से एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिलती है। लेकिन जब मैं फ्लूड अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, फ्लूड में आपके पास लेफ्ट और राइट साइड से जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मतलब आप समझ लो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बाउंड्री से लग जाती है। तो वो काम मैं किस तरह से करूंगा, देखो वो काम मैं यहाँ पे करूंगा। देखो मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर एक प्रॉप यूज करता हूं, फ्लूड। इससे क्या होगा कि ये कंटेनर फ्लूड बन जाएगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे भी एक इशू होगा, वो इशू क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसको भले आप रिफ्रेश भी कर लो। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो हमारा स्लाइडर है वो कंटेनर फ्लूड के अंदर नहीं आया, मतलब हमारा स्लाइडर स्ट्रेच नहीं हुआ। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, बटन यहाँ पे राइट साइड पे चले गए हैं, मतलब बटन तो स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन हमारी ये जो स्लाइडर है, जो इमेजेस है वो स्ट्रेच नहीं हुई। देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये नजर आया था आपको बटन, ये देखो नजर आया था, मतलब बटन यहाँ पे है। इसका मतलब बटन तो स्ट्रेच हो गया लेकिन हमारी ये इमेजेस स्ट्रेच नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखो ये जो इमेजेस है ना, ठीक है, जो इमेज आपने दिया है SRC दिया है, इसके अंदर जो SRC है उसके बाद आपको ना यहाँ पे क्लास नेम यूज करना है। ठीक है, मतलब आपको 2 क्लासेस यहाँ पे देनी है। कौन कौन सी क्लासेस देनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, और उसके बाद आपने इसकी विड्थ कर देनी है 100। ये दोनों क्लासेस बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। डी ब्लॉक क्या करता है, डिस्प्ले ब्लॉक, जो कि CSS की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई करेगा और विड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 100%। ये दोनों बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो अब ये जो दोनों क्लासेस है ना, ये मैं अपनी हर इमेज के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, देखो इसी क्लास नेम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं। ठीक है, जो हमारा सेकेंड आइटम है इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसको भी मैं एंटर करके इस तरह से नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे आके SRC के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, और फिर दोबारा ये जो हमारा तीसरा आइटम है, जो हमारी तीसरी इमेज है, उसके अंदर भी मैं यहाँ से इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम डाल देता हूँ। सही है, तो मतलब अपने हर आइटम को, अपने हर इमेज को मैंने डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई किया और उसकी विड्थ क्या कर दी, 100%। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी इमेजेस है ना वो कंटेनर फ्लूड के हिसाब से क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी। तो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं। तो ये देखो हमारे पास बिल्कुल सही तरह हो गया, और देखो आपको यहाँ पे बटन भी नजर आ रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड के, और देखो बिल्कुल आपको सही तरह कैरोजल कैप्शन भी नजर आ रहा है। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको ये आपका स्लाइडर कंटेनर में चाहिए या कंटेनर फ्लूड के अंदर चाहिए। डिफरेंस तो आपको पता होगा कि कंटेनर और कंटेनर फ्लूड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे फ्लूड हटा दूं,
ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से फ्लूड हटा देता हूँ, ठीक है, तो अब आप इसका रिजल्ट देखना। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये दोबारा आपके पास देखो कंटेनर के अंदर आ गया। देखो नजर आ रहा है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंटेनर फ्लूड के लिए भी यहाँ पे कैरोजल को यूज कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, अब है कैरोजल फेड इफेक्ट। भाई फेड इफेक्ट का मतलब, भाई अगर मुझे कोई फेड इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो अभी ये जो इफेक्ट है ना, अभी देखो ये स्लाइड इफेक्ट है, देख रहे हो, मतलब ये एक पिक्चर जब दूसरी पिक्चर पे जाती है तो स्लाइड होके जाती है, ठीक है। लेकिन हमें स्लाइड इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें फेड इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो आपका कैरोजल है ना, इसके अंदर आप एक प्रॉप यूज करोगे जिसका क्या नाम है, फेड। मतलब कैरोजल के साथ आप एक प्रॉप लगा दोगे, एट्रीब्यूट लगा दोगे फेड। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट अब आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं। तो ये देखो, इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। देखो फर्स्ट इमेज है, मैं नेक्स्ट इमेज पे जाता हूं, तो ये देखो ये अब स्लाइड नहीं हो रहा, ये आपके पास है फेड इफेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला इफेक्ट चाहिए अपने कैरोजल के अंदर, तब आपने क्या करना है, कैरोजल के साथ यहाँ पे फेड लगा देना, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैरोजल फेड इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैरोजल विद नो स्लाइड इफेक्ट। भाई देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो अगर मैं यहाँ से फेड इफेक्ट हटाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा इफेक्ट होता है, बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, इस तरह से स्लाइड करता है। लेकिन अगर मुझे इस स्लाइड को भी बंद करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो हम कैरोजल के अंदर एक स्लाइड प्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट पास करके इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर फॉल्स डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा देखना, इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब देखना, अब जब मैं राइट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो अब ना ही स्लाइड इफेक्ट है ना ही फेड इफेक्ट है। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ इमेज चेंज हो रही है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट इसमें स्लाइड इफेक्ट होता है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट है इंडिविजुअल आइटम इंटरवल। अब देखो इसका क्या मतलब है, भाई देखो अभी जो हमारी एक इमेज दूसरी इमेज पे जा रही है, ठीक है, इसका मतलब एक इमेज जब गायब हो जाती है और दूसरी इमेज अपीयर हो जाती है, तो ये जो काम हो रहा है ये कितने टाइम में हो रहा है, मतलब कितने सेकंड्स के बाद हमारे पास हमारी इमेज चेंज हो रही है। तो अगर आपने उसको सेट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना जो हर इंडिविजुअल आइटम है, मतलब हर एक आइटम के लिए एक अलग टाइम इंटरवल सेट कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये जो कैरोजल आइटम है, अच्छा ये हटा देता हूँ मैं, स्लाइड फॉल्स, ठीक है, हमें स्लाइड इफेक्ट चाहिए। और देखो कैरोजल आइटम के अंदर यहाँ पे मैं एक प्रॉप यूज करता हूँ जिसका नाम है इंटरवल। और देखो इंटरवल के अंदर जो भी आप टाइम दोगे ना, वो मिली सेकेंड्स में दोगे। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ, तो 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि 1 सेकेंड के बाद ये इमेज चेंज हो जानी चाहिए। और फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कॉपी करता हूं और मैं सेकंड आइटम पे ले जाता हूं, ठीक है, कैरोजल आइटम सेकंड पे ले जाता हूं। तो भाई अगर आप चाह रहे हो सेकंड आइटम में सेकंड इमेज थोड़ा देर से हमारे पास चेंज हो, तब आप यहाँ पे इसको 3000 दे दो, मतलब 3 सेकंड। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे मैं तीसरा जो कैरोजल आइटम है उसके अंदर भी यहाँ पे देता हूँ, इसको मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मतलब जो भी आपने टाइम सेट किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये जो आपकी इमेजेस है वो चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट करके दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं इसको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूं। देखो मैं यहाँ पे हाफ सेकंड दे देता हूं, हाफ सेकंड मतलब 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो दूसरा है यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500, ठीक है। तीनों इमेजेस में मैंने इंटरवल क्या सेट कर दिया, 500। तो इससे क्या होगा, हमारी इमेजेस तेज तेज क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। तो देखो उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब आप इसका रिजल्ट देखो, ये देखो, देख रहे हो, मतलब हाफ हाफ सेकंड ले रही हैं और ये हमारी इमेजेस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका इंटरवल कितना सेट करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो अब हमारे पास लास्ट चीज है डार्क वेरिएंट। अब देखो डार्क वेरिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है, भाई देखो अभी जो आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, जो कैप्शन नजर आ रहा है, वो क्या है, व्हाइट कलर का कैप्शन आपको नजर आ रहा है, जो कि अच्छा सा दिख रहा है हमारे पास। लेकिन अगर आप यहाँ पे ना, ये जो हमारा कैरोजल है इसको आप वेरिएंट दे दो, ठीक है। देखो कैरोजल है, यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर आप यहाँ पे वेरिएंट दे दो और इसको वेरिएंट दे दो डार्क, ठीक है। तो डार्क से पता है क्या होगा, वो जो कैरोजल कैप्शन वगैरह है और उसका जो भी इन्वायरमेंट है उसका कलर डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो देखना, इसको सेव करते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक है अब, सही है। नेक्स्ट पे जाओ तो देखो ये भी ब्लैक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई
आपके पास कैरोजल के अंदर कोई ऐसी इमेजेस हो जिसके ऊपर ब्लैक विजिबल हो, लेकिन हमारे केस में अभी हमारे पास व्हाइट विजिबल था, तो इसलिए हमारे केस में तो ये वेरिएंट डार्क काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको यूज करना चाहो अपने कैरोजल के अंदर, इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये व्हाइट ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है। तो भाई देखो इस तरह से हमने क्या किया, अपना एक कैरोजल रिएक्ट बूटस्ट्रैप की मदद से यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे सुन लो भाई, देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को आज के इस लेक्चर के अंदर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। वाइंड अप क्यों कर रहा हूँ, देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपको नैव बार सिखा दी, मैंने आपको ग्रिड सिस्टम सिखा दिया, मैंने आपको कैरोजल सिखा दिया, बटन्स अलर्ट्स वगैरह सिखा दिए। लेकिन आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगा तो ये जो हमारी रिएक्ट की प्लेलिस्ट है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप आसान है इंप्लीमेंट करना, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं आपको क्या करता हूं कि अगर आपको बाकी चीजें सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, आप वहां से जाके उसको सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आपने गूगल पे लिखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप आपने गूगल पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक गिटहब का यहाँ पे प्रोजेक्ट नजर आएगा, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और देखो ये वेबसाइट ओपन हो गई। आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाना है। ठीक है, कंपोनेंट्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको लेफ्ट साइड पे सारे कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, अलर्ट्स, अकॉर्डियन, बैच, ब्रेड क्रम, बटन हो गए, कार्ड्स, कैरोजल हमने देखे थे। ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें, इनका सारा कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखो हमने आज कैरोजल को डिस्कस किया है ना, देखो मैं कैरोजल के ऊपर यहाँ से क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, ये सारी जो जो कोडिंग हमने की है वो सारी आपको कोडिंग यहाँ से मिल जाएगी, देख रहे हो, कोडिंग भी मिल जाएगी। और इसके अंदर थ्योरी भी होती है, मतलब थ्योरी भी होती है जो आपको यहाँ पे क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरह से आपने काम करना है। मतलब देखो बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो अलर्ट्स है, यहाँ पे अकॉर्डियन है। ठीक है, कार्ड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, कार्ड्स किस तरह से बनाते हैं ये देखो, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो ये वेबसाइट आप याद रख लो। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप ये क्या है, गिटहब है। क्योंकि मैं यहाँ पे अब रिएक्ट बूटस्ट्रैप को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको और भी सीखना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर तो आप यहाँ से इसको सीख सकते हो। बाकी आपको पता है देखो रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि भाई देखो आगे हमें और भी टॉपिक कवर करने हैं, आगे हमें एपीआई के साथ काम करना है रिएक्ट के अंदर, आगे हमें रिडक्स लाइब्रेरी को कवर करना है, फिर इसी तरह एक्सियोस को हमने कवर करना है। ठीक है, तो अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर क्रिएटिंग कैरोजल यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।